बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, मैंने आपसे कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान की फौज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर और उनके करीबी जर्नैल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान पे पूरा कंट्रोल चाहिए, आजाद कश्मीर पे भी पूरा कंट्रोल चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें बलूचिस्तान पे तो हमेशा से ही अपना कंट्रोल चाहिए। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कारोबार भी हैं, बहुत सारे मुनाफे भी हैं, लिहाजा वो यहाँ पे अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकते और वो हर हाल में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाएंगे। हर हाल में वो यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था। और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। बहुत सारे टाउट्स ये दावे कर रहे थे मकबूलियत बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, इमरान खान के पास कुछ नहीं है, आसिम मुनीर बहुत आगे निकल गया मकबूलियत में, आसिम मुनीर की सियासी जमातें बहुत आगे निकल गई मकबूलियत में, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि वहां पे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को काबू करने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो नौजवानों के वोट हैं उनको बहुत दूर दराज मुंतकिल कर दिया गया और बड़े पैमाने पर ऐसा किया गया ताकि बंदोबस्त किया जा सके कि इन नौजवानों के वोट ही ना पड़े। बंदोबस्त ये भी किया गया है कि अगर ये वोट डालने के लिए दूसरे इलाकों में जाएं तो इस तरह का बंदोबस्त किया जाए कि वहां पे भी ये वोट ना डाल सके। तो पूरी कोशिश है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि नौजवानों को वोट डालने से बाध रखा जाए। जब कैंपेन चल रही है तो वो एक तरफा चल रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जोर लगाती है, उनसे कैंपेन चल नहीं रही। सारी की सारी कैंपेन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में जा रही है। तहरीके इंसाफ के जुनैद अकबर साहब बाकी साथियों के साथ निकले हुए थे और वो अब गिजर जा रहे थे। गिजर में कुछ सीटें हैं और यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको इंतखाबी निशान भी बताए थे, आपको इलेक्शन से पहले दोबारा भी बताऊंगा कि आपने किन इंतखाबी निशानों के ऊपर वोट डालना है। तो यहाँ पे जनाब जुनैद अकबर साहब जो हैं, और ये वोट आपने इसलिए नहीं डालना कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार है, इसलिए डालना है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी ना पहुंचाए। 4 मरतबा इन्होंने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया, पाकिस्तान के पूरे निजाम पर कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान की हर चीज पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया। ये इसलिए इनके खिलाफ वोट डालना है। तो जो जमात भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए उसको कभी वोट नहीं डालना और जो जमात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करे उसको वोट डालना। होना तो यही चाहिए। बहरहाल अब यहां पे जो है वो सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं जुनैद अकबर, उनके साथ अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली खान और एमपीए नईम खान, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर सूबा बदर किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पोस्ट है। तमाम जमातों को खुल्लम खुल्ला इंतखाबी मुहिम चलाने का हक हासिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोका जा रहा है। वहां पे वो कभी कोई ड्रामा करते हैं, कभी कोई काम करते हैं। वो कैप्टन सफदर मरियम नवाज के शौहर, वो कभी जनाब फ्लाइंग कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के पास जा रहे होते हैं, कभी हथौड़ा लेके वो पत्थर तोड़ रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। वो अपनी कैंपेन चला रहा है, लोग आते ही नहीं है तो वो उसको चलने दे रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कैंपेन चला रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनैद अकबर ने अपने अकाउंट से जो ट्वीट किया, उनके अकाउंट से आया कि आज सुबह गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने आकर एतराज किया कि आपके पास एनओसी नहीं है। ओ भाई, इलेक्शन में कौन सा एनओसी होता है? और अब एक बार फिर मुझे और मेरे साथियों को गिजर जाने से यह कहकर रोक दिया गया कि आपके पास इजाजतनामा नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? एक पाकिस्तानी को अपने ही मुल्क में सफर करने के लिए एनओसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? फस्ताई, हथकंडे और बौखलाहट इनकी शिकस्त का वाज़ेह ऐलान है। अगर मैदान में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं तो फिर इलेक्शन का ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? आईनी हकूक की इस खुली पामाली और फस्तायत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर कोई रिपोर्ट्स आई कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहेल अफरीदी का एक पोस्ट आया इस बारे में। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जल्द रिहा नहीं किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत और जो वहां पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है उनसे अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने वहां पर खुद जाऊंगा। ये रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। ऐसे इकदाम तकसीम पैदा करते हैं। जिनका काम अवामी मैंडेट की हिफाजत है वो हमेशा पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डालते हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने और जोर जबरदस्ती, जुल्म और जबर से इमरान खान की पार्टी को माइनस करने से जमहूरी निजाम को तबाह किया जा रहा है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। ये रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। गिलगित बल्तिस्तान को हम नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान गैरतमंद लोगों का है। वहां के लोग मेहमान नवाज हैं। वो अपने मेहमानों की
اس बेइज्जती का बदला इलेक्शन में वोट के जरिए लेंगे इंशाअल्लाह। ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब का ट्वीट है। हालात नादरीन ये बन गए हैं, हमेशा डाका मारा गया। ये जो 2018 के इलेक्शन में कहते हैं ना इमरान खान के लिए धांधली हुई थी, जरा ये एक फैक्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं और बार बार ये फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। और अब तो ये बात फाफिन के सरबराह अब्दुल बारी साहब भी कर रहे हैं, फाफिन के सरबराह जो इलेक्शन के ऊपर पूरी तहकीकात करता है। और अब वो क्या बता रहे हैं जरा ये देखें। वो कहते हैं 2018 में इमरान खान साहब 118 नशिस्तें जीत रहे थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने 30 के करीब सीटों का नतीजा रोका आरटीएस जब बिठाया गया, जिसको आरटीएस बिठाना कहा जाता है। इसके बाद जब आरटीएस बहाल हुआ, यानी इमरान खान 2018 में 118 नशिस्तें उनको मिली, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने 30 के करीब सीटों का नतीजा रोका, जिसमें ख्वाजा आसिफ की भी एक सीट थी और जिसको आरटीएस बिठाना कहा जाता है। और इसके बाद जब आरटीएस बहाल हुआ तो नतीजा आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 सीटें कम करके मुस्लिम लीग नून के 21 और जरदारी के 10 बढ़ाकर इमरान खान की क्लियर मेजोरिटी को कम कर दिया गया। पैटर्न ये था कि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की फौज का तरीका वारदात है। इमरान खान जो ले रहा था फौज, जब मैं कहता हूं तो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी दुखी हो जाता है, तुम्हारा कसूर नहीं है यार, तुम लोग तो भाइयों की तरह हो। ये कसूर है उन जर्नैलों का जो तुम लोगों के ऊपर भी और कौम के ऊपर भी मुसल्लत हुए हुए, जिन्होंने अपने मफाद के लिए मुल्क की मंजी ठोक दी है पकड़ के। ये वो जर्नैलों की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने हमेशा यही किया और पैटर्न ये है जनाब के सादी अक्सरियत किसी को नहीं लेने देनी। इमरान खान साहब के पास थी सादी अक्सरियत 2018 में, तो उनको बैसाखियां देने के लिए उनकी सीटें आरटीएस बिठाकर छीन ली गई और बाद में पीएमएलएन को कह दिया गया तुसी रोला पाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ, क्योंकि नून लीग को इसमें से लगभग 20-21 सीटें मिली थी और जरदारी की 10 बढ़ा दी गई थी, तो इन्हें कहा गया रोला डाल के रखो। इस मरतबा फिर उन्हें इसी तरह जाली हुकूमत बना के दी गई। तो जर्नैलों ने हमेशा इनको सपोर्ट ही किया है। लोग पहले समझते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बाहर है, जरा पीपल्स पार्टी वाले नेड़े नेड़े हो जाओ और गौर से मेरी बात सुनो और जरा तवज्जो से बात सुनने के बाद जो है वो अपना फैसला कर लेना। देखिए, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला वोट डाला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाला और हम पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते रहे। हमें हमेशा लगता था कि बेनजीर भुट्टो पंजाब के ताजिरों से ज्यादा बेहतर है और उसका नजरिया ज्यादा बेहतर है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर पॉलिसी बनाती है। मगर जरदारी ने आज हर डेमोक्रेटिक आदमी जो है, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता है, उसकी नाक काट दी है जरदारी। पहले बिलावल ने कहा जी ब्रूट मेजोरिटी, बहुत तकलीफ हुई। बिलावल ने कहा जी के डंडे वाली जमहूरियत, बहुत तकलीफ हुई। और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने का जरदारी ने स्टेटमेंट दिया। जरा ये जरदारी का आप स्टेटमेंट सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जरदारी ने कहा कि हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात जो हमेशा फौज की सियासत में हिस्सेदारी के खिलाफ रही, वो आज क्या कह रही है कि हम सब मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। यही जरदारी एक दिन कह रहा था ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, होशियार होशियार होशियार। फिर नस गए, पहुंच गए जनाब दुबई, वहां से वापस ही नहीं आते थे जरदारी साहब। बतौर सदर इनके अंदर जरूरत नहीं हुई कि ये सामना कर सके, फिर इनको भागना पड़ गया। अब वही जरदारी कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे क्योंकि वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहता है, इतनी सी बात है। और अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अपनी साख बचाना चाहता है और करप्शन के केसों से जान खुलासी चाहता है, इतनी सी बात है। तो जूते पॉलिश करी जाओ और इक्तदार के अंदर बैठे रहो। देखिए, ये लोग वहीं पहुंच गए जहां से जुल्फिकार दी भुट्टो ने आगाज किया था। जुल्फिकार दी भुट्टो ने अयूब खान को अपना डैडी मानकर अपनी सियासत का आगाज किया था। फिर उन्हें अपने इस जुर्म और गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये दाग अपने खून के साथ धो दिया। तो जुल्फिकार दी भुट्टो को सैल्यूट है कि वो डिक्टेटर के सामने झुका नहीं, उसने ये दाग धोया और अपने खून के साथ धोया। बेनजीर भुट्टो ने भी शहादत दी और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही। लेकिन बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारियों के जरिए से पीपल्स पार्टी पे कब्जा कर लिया। यानी जो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, इस पॉलिटिकल पार्टी पे जरदारियों के जरिए से कब्जा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने। और आज ये बेटा और बाप दोनों, यानी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया हुआ है बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाद। और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है। नाजरीन, एक और ये खबर तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक चीज सामने आपको रख दूं। एक इश्तिहार चलाया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया पे कि हमारे फौजी भाई खड़े हुए हैं बॉर्डर पे झंडे लेकर। ये शायद आईएसपीआर ने बनाया और एक छोटी सी नज़म है, वो पढ़ते हैं जनाब कि तुम अपने घरों में ईद मनाओ और हम बॉर्डर पे खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी फौज को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ता है, ये इस तरह की चीजें बनानी क्यों पड़ती हैं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम घर में सो रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम ईद मना रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम शबरात मना रहे हो।
بھئی 56 اسلامی ملک ہیں، اس کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی فوجیں ہیں، کسی اور فوج نے یہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں اور تم سو رہے ہو یا عید منا رہے ہو. ہماری فوج کو یہ کیوں کرنا پڑتا؟ بہت سارے دنیا میں دوسرے ممالک ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے تہوار آتے ہیں، ان تہواروں کے اوپر ان کے فوجی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹیٹمنٹ بنا کے نہیں ڈالتے کہ جناب آپ پرسکون طریقے سے اپنا تہوار منائیے، ہم بارڈر سنبھال رہے ہیں. ایسے تو نہیں، اس طرح کے تو سٹیٹمنٹ بنائے نہیں جاتے. پوری دنیا کی فوجیں نہیں بناتی. ہماری فوج کیوں بناتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہمارے جرنیلوں کی غلطیاں اتنی بڑی ہیں کہ ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے معصوم فوجیوں کی ایسی ویڈیوز کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے جرنیل جو پاکستانی قوم کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم سوال پوچھتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے. اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی جذباتی ویڈیوز ہمارے جوانوں سے، معصوموں سے، بیچاروں سے بنوائی جاتی ہے. دیکھیں، خالی فوج تو ڈیوٹی نہیں کر رہی نا، ڈاکٹر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں عید والے دن. آپ جا کے اسپتالوں میں دیکھیں، پولیس والے بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں عید والے دن. آپ کی مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے جب آپ نماز پڑھ کے نکلے تھے. آپ جا کر دیکھیں، کیا پولیس کا حق نہیں ہے؟ ان کی ویڈیو کون جاری کرے گا؟ ڈاکٹروں کی ویڈیو کون جاری کرے گا؟ مجھے بتائیں نا، اخبار والا عید والے دن اخبار ڈال کے گیا، اس کی ویڈیو کون جاری کرے گا؟ کارپوریشن والے، صفائی کا عملہ، دودھ والا، میڈیا والا، سارے کام کرتے ہیں. کسائی بھی کام کرتا ہے عید والے دن. مولوی نمازیں پڑھاتے ہیں عید والے دن. بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں عید والے دن. تو کیا ان ساروں کی ویڈیوز جاری کر دی جائیں کہ تم لوگ عید مناؤ، ہم کام کر رہے ہیں؟ بے شمار غریب لوگ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کسان کام کر رہا ہوتا ہے، عید والے دن کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جو کرتا ہے اس سے آپ روٹی کھاتے ہیں. بارڈر تک پہ روٹی جاتی ہے. کیا اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے؟ وہ بھی عید والے دن کام کرتا ہے. ایک صحافی بیچارہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، غریب آدمی موٹر سائیکل کے اوپر نکلتا ہے، جا کے خبر اکٹھی کرتا ہے کہ جناب بڑے لوگوں نے کہاں کہاں پہ نماز پڑھی ہے عید والے دن. تو کیا اس کی بھی ویڈیو بنا دیں ہم کہ جناب یہ عید والے دن کام کر رہا تھا؟ خالی فوج نہیں کام کرتی، سارے ہی کام کرتے ہیں. یہ ویڈیو فوج کو اس لیے بنانی پڑتی ہے بیچاری کو کہ جرنیلوں نے جو اس قوم کے ساتھ کیا ہے وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ایک جذباتی عنصر لے کر آنا چاہتے ہیں. تو لوگ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ اس کے اوپر بھی تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین، ایک اور خبر، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں لگاتار کم ہو رہی ہیں اور اب لگ بھگ 25% تک کم ہو گئی ہیں، یعنی $88 فی بیرل سے بھی نیچے قیمتیں آ گئی ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی. جب عالمی منڈی میں قیمت بڑی تھی نا تو انہوں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے، پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی. لیکن اب کم کرنے کی باری ہے تو $150 کا لیٹر پیٹرول یہ کب کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب $100 فی بیرل سے بھی اوپر کا پیٹرول خرید کے $150 فی لیٹر اگر دے سکتے ہیں، یعنی سستا پیٹرول دے سکتے ہیں مہنگا خرید کے، اور وہ اتنا کوئی وہ نہیں تھا. یعنی عمران خان صاحب اس میں سے منافع کم رکھتے تھے. انہوں نے تو لیویوں اور ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے. یہ آپ پیٹرول کے پیسے نہیں دے رہے، آپ لیویوں کے اور ٹیکسز کے پیسے دے رہے ہیں جو آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. تو جناب عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ گرنے کے باوجود پاکستان میں کم نہیں کیا جا رہی. اب کم کرے نا پاکستان میں، جیسے بڑھائی تھی بہت تیزی سے ویسے ہی کم بھی کرو اسی تیزی سے، لیکن کم نہیں کرتے یہ. ناظرین، کپاس کے بارے میں ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی گنے کے چکر میں نا کپاس تباہ کر دی انہوں نے پاکستان کی. جتنی شوگر ملے ہیں نا یہ بہت طاقتور لوگوں کی ہیں. یہ لوگ صرف 3 مہینے کام کرتے ہیں سردیوں کے سیزن میں، یہ کرشنگ کے سیزن میں کام کرتے ہیں، بے شمار چینی پروڈیوس کرتے ہیں، باہر بھیج کے پیسہ کماتے ہیں، پاکستان میں بیچ کے پیسہ کماتے ہیں، اور یہ اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ پورا سال انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پیسہ خرچ کہاں پہ کریں.